बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। समय हो चुका है 8:30 शाम को। प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं कि लाइव आपके लिए सेशन लेकर के आएँ। कभी टेक्निकल इशू या किसी कारणवश से क्लासेस नहीं आ पाती है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है जो कि लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित है, याद रखिए इसमें कुल मिलाकर के 41 क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। 40 प्रश्नों का जवाब तो हम देंगे, आपको डिस्कशन कराएंगे, लेकिन 41वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी इससे ये है कि आज का ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों जितना भी वीडियो हमने लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित अपने यूट्यूब पर डाला है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन आज का ये सेशन है। क्योंकि इन 40 प्रश्नों में से आपके एग्जाम्स में लाइब्रेरियन में उम्मीद कीजिए कि स्टेट के एग्जामिनेशंस में 20 से प्लस अधिक यानी कि 25, 26, 27 तक भी क्वेश्चंस लड़ेंगे। याद रखें, सीधा क्वेश्चन इसमें से 20 से 22 लड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कछुए की चाल में आज हम चलेंगे और याद करते जाइएगा, एक एक पॉइंट को छोड़िएगा नहीं। और अगर आप चाहते होंगे कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो ऐसी जो क्वेश्चंस है आपको मिल जाए, तो आप हमारे ई बुक अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ई बुक ले लीजिएगा। और जो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रॉल हो रहा है नीचे, इस पर संबंधित कोई भी बात आप हमसे कर सकते हैं। ई बुक से संबंधित, क्लासेस से संबंधित आपको क्या परचेजिंग करनी है, कौन सी समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़िए। आईएलए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहली तो बात है कि आईएलए है क्या। दोस्तों, आईएलए एक पुस्तकालय से संबंधित संस्थान है जिसको इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब रही बात कि इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1933 ईस्वी में आईएलए की स्थापना हुई थी, यानी इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन 1933 में हमारे भारत में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न नंबर 1 का आंसर सही हो गया। बिल्कुल इसी रफ्तार में आज रहेंगे, कोई घबराहट नहीं है। एएलए का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एएलए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलए? तो एएलए का फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा एएलए क्या है, तो आईएलए का इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एएलए का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही आंसर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक इसको याद कर लिए होंगे। ये प्रश्न याद करने वाले हैं। आज का जो सेशन चलने वाला है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको हर हाल में याद करना ही होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए, तो जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल से ई बुक जो है दोनों 100 या उससे अधिक में परचेज किया है, पूरी क्लास परचेज किया है, तो उनको ये प्रदान कर दिया जाएगा। यह इतना इंपॉर्टेंट है यह पीडीएफ इसका, कि अगर आपने हमारे बुक्स नहीं लिए हैं, परचेज नहीं किए हैं, तो इसका पीडीएफ आपको पर्सनली इस क्लास का, आज के क्लास का अगर पीडीएफ आप लेंगे, अगर आपने दोनों ई बुक नहीं लिया है, 100 या 100 से ऊपर रुपये में हमारे क्लासेस नहीं आपने परचेज किए हैं, तो आज के इस स्पेशल के लिए आपको 20 रुपीज़ परचेज करना पड़ेगा। सीधे 22 से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन इस सेशन से आपके एग्जाम्स में लड़ेंगे, ये चैलेंज है। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न है, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला लोकेटेड? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेग में। याद रखेंगे, इफ्ला का मुख्यालय जो है हेग में है, नीदरलैंड के, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इफ्ला का मुख्यालय याद रखिएगा हेग में उपस्थित है। देख लीजिए, ट्रिपल आरएलएफ, सबसे पहले ट्रिपल आरएलएफ क्या है? दोस्तों, ट्रिपल आरएलएफ का फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फेडरेशन। याद रखिएगा, राजा राम राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ट्रिपल आरएलएफ। का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रिपल आरएलएफ? ठीक है, पुस्तकालयों में अनुसंधान, पुस्तकालयों को अनुदान देना, स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना करना या डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण करना। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालयों को अनुदान देना। इसके लिए जो है आंदोलन हुई थी, तो पुस्तकालयों के लिए अनुदान देने हेतु जो आंदोलन हुआ वह ट्रिपल आरएलएफ का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही रफ्तार बनी रहेगी
रहेगी। आप चाहे जितना भी हमें उकसा लें, बस यही रहेगा आज। इसी तरीके से ILA का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। वेयर इज द ILA हेडक्वार्टर लोकेटेड? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ILA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह नई दिल्ली में उपस्थित है। 100% याद करा ही देंगे आपको। ALA की स्थापना कब हुई थी? यानी अमेरिकन लाइब्रेरी जो संघ है, ये एसोसिएशन है, तो ALA की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ALA की स्थापना, छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, छठे का ऑप्शन नंबर बी है। ALA की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन साइंस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। याद रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित सारे कंटेंट आपको मिल जाए तो हमारी ई बुक जो है आप जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर परचेज करें। 100 या उससे कम में आपने जो है 100 से कम में अगर आपने ई बुक लिया या एक ही ई बुक लिया तो आज के इस PDF के लिए आपको 20 रुपीज परचेज करने होंगे, मतलब आपको देना पड़ेगा। इफला का पूर्ण रूप क्या है? इफला का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफला? सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। बड़ा ही जबरदस्त, याद रखिएगा। इफला का पूर्ण रूप क्या है? तो इफला का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। हमेशा याद रखें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन जो होती है इफला का पूरा रूप होता है। आगे देखेंगे, ट्रिबल RLF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ट्रिबल RLF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज ट्रिबल RLF एस्टेब्लिश्ड? वह ट्रिबल RLF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ट्रिबल RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो फाउंडेशन है उसकी स्थापना 1972 में किया गया है। 8वें का ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का सही आंसर है। आइए देख लीजिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, ट्रिबल RLF किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ट्रिबल RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ट्रिबल RLF जो है यह काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपको दिखाया जा रहा है, आज आपको पढ़ाया जा रहा है, और क्योंकि इसमें सारे लगभग चीज़ों को मैक्सिमम रूप से समाहित किया गया है। नहीं, नासडॉक का प्रमुख कार्य क्या है? नासडॉक जो है NASSDOC का प्रमुख काम क्या है? ठीक है, तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान हेतु दस्तावेज सेवाएं। ठीक है, तो देखेंगे सामाजिक विज्ञान अनुसंधान हेतु दस्तावेज की सेवाएं जो है वह किससे संबंधित है? तो NASSDOC से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। देख लीजिए, आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए, DDC का पूर्ण रूप क्या है? DDC का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDC? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे, DDC का पूरा रूप है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर, DDC प्रणाली के जनक कौन है? ठीक है, DDC प्रणाली के जनक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, जो मेलविल डिवे हैं उनके द्वारा DDC प्रणाली जो है लाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 13वां नंबर क्वेश्चन गौर से देखिए, UDC का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? UDC का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द UDC मेनली यूज्ड फॉर? UDC का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की वर्गीकरण। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की वर्गीकरण करने के लिए कौन काम करेगा? तो UDC इसके लिए काम करता है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ।
14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि और आपको सहूलियत मिले। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यूडीसी प्रणाली किस देश में विकसित हुई थी? यूडीसी प्रणाली जो है वह किस देश में विकसित हुई थी? 14 का ऑप्शन नंबर डी, यह बेल्जियम में जो है विकसित हुई थी। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत लगता है। कभी 1 से 2 वीडियो यूट्यूब पर बनाकर देखिए, तब आपको लगेगा भाई कितने मेहनत से गुजरना पड़ता होगा इन लोगों को। एक बार पीडीएफ तैयार के टाइप कीजिए, पीडीएफ तैयार कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको फिर करप्ट कीजिए, कहीं गलती हो गया तो उसको सबको सजाइए, फिर उसको एडिट कीजिए, फिर उसके बाद इसको वीडियो लेकर के आइए, तब भी आप इस कड़ी मेहनत को छोड़ देते हैं। दोस्तों वहीं पर डांस इत्यादि से संबंधित चीज़ होंगे तो आप उन लोगों को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल 100% ठोकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन से संबंधित आपके काम किए जा रहे हैं तो देख कर निकल जाते हैं। ये अपने आप में एक दुख है। आगे देखेंगे, सीसी प्रणाली किसने विकसित की थी? सीसी प्रणाली की जो है विकास करना किन के नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, सीसी यानी कि कैटालॉग जो क्लासिफिकेशन है वो रंगनाथन साहब के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वां नंबर, क्लोन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए मेन पूछा जा रहा है, क्लोन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग कएगो है? तो मुख्य वर्गों की संख्या 16वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य वर्ग आप एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, 42 इसका सही आंसर था। प्रश्न है ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCC? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। याद रखेंगे, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है? क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है AACR2 मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? AACR2 मुख्य रूप से किस काम के लिए प्रयोग होगा? 18 का सही आंसर है। सबसे पहले उसमें वर्गीकरण होगा, लेकिन उसका काम है मुख्यतः सूचीकरण करना, यानी चीजों को वर्गीकृत करके उसे सूची में ढाल देना AACR2 का मुख्य काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, AACR2 का दूसरा संस्करण जो है किस वर्ष आया था? प्रश्न है AACR2 का दूसरा संस्करण किस वर्ष आया था? बिल्कुल याद रखिए, 19 का सही आंसर हमेशा याद रखिए, जहां भी रहिए याद रखिए 1978। याद रखेंगे, AACR2 का दूसरा संस्करण किस वर्ष आया था? 1978 इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों उधर BPSC तैयारी 4 वाले भी जो कैंडिडेट हैं वो भी बिल्कुल कह रहे हैं कि सर हम लोग की क्लास चलनी चाहिए। लाइब्रेरियन वाले अलग कह रहे हैं कि हम लोग की क्लास चलनी चाहिए। जिनसे ज़्यादा भारी मात्रा में सब्सक्राइबर आते चले जाएंगे, क्लासेज उनके आने वाले दिन में कंटिन्यू बने रहेंगे। आगे देखेंगे, अकेले कितना काम करेंगे? DDC में कितनी मुख्य कक्षाएं होती हैं? 20वां नंबर क्वेश्चन है, DDC में कितनी मुख्य कक्षाएं हैं? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 कक्षाएं DDC में मुख्य रूप से है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, नेशनल लाइब्रेरी को ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, यह कोलकाता में उपस्थित है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके पास कवर किया जा रहा है। आगे है, डेसीडॉक का मुख्य कार्य क्या है? याद रखेंगे, डेसीडॉक का मुख्य कार्य क्या है? DESIDOC का मुख्य काम क्या है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा से संबंधित दस्तावेज सेवाएं। जो है डेसीडॉक का मुख्य काम है रक्षा से संबंधित दस्तावेज के लिए सेवाएं प्रदान करना। आगे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 23 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 23वें का सही आंसर क्या है? यह पेरिस में उपस्थित है। याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो पेरिस याद रखिएगा। आप हमसे पहले आंसर कमेंट करते चलिए और देखिए कितना गलत कितना सही करते हैं। आगे प्रश्न है,
यूनिवर्सल डिसिमल क्लासिफिकेशन यानी डेसिमल कहा जाएगा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की जो उत्पत्ति हुई वह किस वर्ष हुई थी? 24 का सही आंसर याद रखिएगा 1895। 24 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जो यूडीसी है उसकी उत्पत्ति 1895 ईस्वी में हुई थी। बजट शब्द का संबंध किससे है? प्रश्न है बजट शब्द का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से किससे है? तो इस 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा वित्तीय योजना, याद रखेंगे 25 का ऑप्शन नंबर बी है कि बजट शब्द का संबंध किससे है? तो यह फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित है। आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि चारों ऑप्शन आपके सामने आए। किसी पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी पुस्तकालय जो अधिनियम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस प्रश्न का रियल आंसर होगा, सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरी की स्थापना और प्रबंधन करना किसी पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाइब्रेरी की स्थापना और प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जिसने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया है। भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया? तो इस 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु यानी मद्रास। याद रखेंगे सबसे पहले वह कोई राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया, तो उसका नाम है मद्रास यानी तमिलनाडु। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बजटिंग का मुख्य घटक क्या है? याद रखेंगे बजटिंग का मुख्य घटक क्या है? योजना और आवंटन करना, वर्गीकरण करना, अनुसंधान, समीक्षा करना। तो याद रखिए कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है कि योजना का आवंटन, योजना और आवंटन करना, प्लानिंग बनाना और उसके बाद एलोकेशन करना बजटिंग का मुख्य घटक माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डेसीडॉक किसके अंतर्गत काम करेगा? याद रखेंगे डेसीडॉक किसके अंतर्गत काम करेगा? तो दोस्तों यह चूंकि डेसीडॉक जो है ना रक्षा से संबंधित दस्तावेजों का संरक्षण करता है, इसलिए यह डीआरडीओ के संबंध में काम करेगा, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर आप में से किसी को मालूम है कि डेसीडॉक का फुल फॉर्म क्या है तो जरूर आप हमें कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिए। नहीं सॉरी, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है तो जरूर बताइएगा। आगे है 30वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में पहला पुस्तकालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया था? भारतीय संसद में देखा जाए तो पहला पुस्तकालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया था? तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा कि याद रखेंगे यह अगर संसद में पहला पुस्तकालय अधिनियम तो किसी की विशेष नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया तो डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन, लेकिन विभिन्न चरणों में इसको पूरा किया गया। भारतीय से पहला पुस्तकालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया? तो किसी ने किया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का था। आगे बढ़ते चलते हैं। नेशनल लाइब्रेरी का कार्य क्या है? यह प्रश्न है। नेशनल जो लाइब्रेरी होता है उसका काम क्या है भाई? केवल स्कूल पुस्तकें रखना, देश के सभी प्रकाशित संग्रह पुस्तकों का संग्रह, केवल धार्मिक पुस्तकें और डिजिटल पुस्तकें देना। तो आसानी पूर्वक मुझे लग रहा होगा कि इसका आंसर कर लिए होंगे कि देश की सभी प्रकाशित पुस्तकों का संग्रह करना यह जो है नेशनल लाइब्रेरी का मुख्य कार्य है। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन कि नासडॉक जो है किस संस्था के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे नासडॉक जो है वह किस संस्था के अंतर्गत आएगा? तो उसके फिर थोड़ी देर पहले आप डी से संबंधित डीआरडीओ पढ़े थे, लेकिन अब एन से संबंधित है। तो याद रखिएगा 32 का सही आंसर ICSSR के तहत यह आती है। 32 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये नासडॉक आती है। आगे बढ़ते चलने और उसके पहले जो रक्षा अनुसंधान से संबंधित थे
सीसी प्रणाली किस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है? प्रश्न आपके सामने जबरदस्त है कि सीसी प्रणाली किस प्रकार की वर्गीकरण की प्रणाली है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये फैसेट अर्थात पहलुओं पर आधारित है। सीसी प्रणाली किस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली मानी जाएगी? तो उस कंडीशंस में कहिएगा यह पहलू अर्थात फैसेटेड से संबंधित है। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है ट्रिपल सी किस देश में विकसित किया गया था? याद रखिएगा, प्रश्न है कि CCC ट्रिपल सी किस देश में विकसित किया गया? सही आंसर है यह जो है भारत में विकसित किया गया था। आइए देखते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अभी तक जो है ई बुक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो उसका भारी मात्रा में धीरे धीरे करके उसके रेट प्राइस बढ़ जाएंगे और बाद में आप हमें कमेंट करके इस हमारे व्हाट्सएप पर लगेंगे, आप हमें तबाह करने सर हमें इतना ही में दे दीजिए, जबकि अभी सस्ते में आ रहा है तो आराम से निपट लीजिए। AACR2 किसके द्वारा विकसित किया गया था? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ALA और CLA। देखिएगा जो AACR2 है ना, उसमें 3 संस्थाएं काम की थी, एक ALA है, CLA है और एक है CILIP। लेकिन जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरियन जो एसोसिएशन है वो, और CLA, ये CLA का फुल फॉर्म जानते हैं, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इन दोनों ने मिलकर AACR2 का निर्माण किया, लेकिन उसमें एक और संस्था थी CILIP। तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 36 नंबर क्वेश्चन है यूडीसी में कौन से संकेतकों का प्रयोग होता है? यूडीसी में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक प्रयोग होंगे? तो देखिएगा दोस्तों, यूडीसी जो होती है जिसको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो इसमें जो है ना अंक भी प्रयोग किए जाते हैं। और अंक कहाँ से कहाँ तक प्रयोग करेंगे यूडीसी में? 0 से 9 तक, और उसका विशेष चिन्ह प्रयोग करते हैं, जैसे कोमा हो गया, कलन हो गया, ये सभी चीजें। तो यूडीसी में कौन से संकेतक प्रयोग करेंगे? अंक और विशेष चिन्ह भी प्रयोग करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को का कार्य है, यूनेस्को का कार्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का पहले ऑप्शन सभी आने दीजिए, चारों के चारों ऑप्शंस आने दीजिए, नहीं तो आप गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा मत होइए। यूनेस्को का कार्य क्या है? सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए देंगे। विश्व की सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को बढ़ावा देना ये यूनेस्को का काम है। देखिए गुस्साइएगा लेकिन ज़्यादा दिन तक मत गुस्साइएगा, क्योंकि हम सभी एक फैमिली के ही सदस्य हैं ओपन स्टडी एरिया का। और अगर आप नहीं अभी तक फैमिली के सदस्य बने हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। आने दीजिए एग्जाम्स की नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई होने दीजिए, उसके बाद देखिए जब डिजिटल बोर्ड पर मैं चढ़ता हूँ और उसके बाद आपकी एक एक चीज़ को कंप्लीट करता हूं, तब कितना मजा आएगा। आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ओपन स्टडी एरिया पर। आगे प्रश्न है बजट आवंटन के कितने चरण होते हैं? बजट आवंटन के निम्नलिखित में से कितने चरण होंगे? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट के आवंटन के 4 जो होते हैं चरण होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए तो AACR2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? AACR2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ AACR2? किसी बंधु ने कहा था कि सर इन सभी बिंदुओं करा दीजिए ना MCQ। तो लीजिए आपकी इच्छा को पूरा कर दिया गया है और आपकी हर इच्छा को भगवान पूरा कर दे, हम ऐसी दुआएं करेंगे। AACR2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 39 का ऑप्शन नंबर ए सूचीकरण मानकीकरण करना ये AACR2 का मुख्य उद्देश्य है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे क्लोन क्लासिफिकेशन को फर्स्टेड क्यों कहा जाता है? फास्टेड क्यों कहते हैं, यानी कि ये फेसेट पर क्यों उपस्थित है? क्लोन क्लासिफिकेशन को फास्टेड क्यों कहते हैं जानते हैं? पहले चारों ऑप्शन आने दीजिए, छूट जा रहा है, गलती हो जा रही है, माफ कर दीजिएगा। क्लोन क्लासिफिकेशन को फास्टेड क्यों कहा जाता है जानते हैं? इसका कारण क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर बी है कि यह विभिन्न पहलुओं को वर्ग के अनुसार सजाता है, इसीलिए इसको फास्टेड कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर देता है। फास्टेड विभिन्न पहलुओं का वर्ग करता है जी। 40 क्वेश्चन तो मैंने कहा था और ये वादा भी किया था कि 41 नंबर क्वेश्चन आपको देना है जवाब। डेसीडॉक याद रखेंगे, यह काम करता है DRDO के, ठीक है, संरक्षण में। तो यही वो बात है कि डेसीडॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जहां से मन करे, जिस तरह से मन करे, इस प्रश्न का आंसर खोज करके आप जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि रियल में आप
सजग हैं अपने लाइफ के प्रति और आपको देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगेगा। हमको खोजते रह जाइएगा कि किधर उनका क्लास है, कहीं भुला गया। इतने सारे चैनल्स हैं कि कहाँ पर हम ध्यान में रखे जाएँ। छोटा मोटा चैनल अपना है, आप ही लोग के सहयोग से तो आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद।